पॉलिटी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। संविधान की इस विकास यात्रा में आज का हमारा टॉपिक है केंद्र और राज्य के संबंधों को लेकर के, सेंटर स्टेट रिलेशंस। देखिए, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। पिछले कुछ समय से आप देख रहे होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि पार्लियामेंट में कुछ लॉज बन रहे हैं और स्टेट लेवल पर उनको लेकर के काफ़ी प्रोटेस्ट हैं। एक पंजाब के फार्म लॉज की ही अकेली ये कहानी नहीं है। अगर आप बंगाल में भी देखें और बाकी राज्यों में भी देखें तो ये कन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलता है। ऑलवेज़ स्टेट गवर्नमेंट्स के ये आरोप होते हैं, ये एलिगेशन होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पे कि वो फेडरल स्ट्रक्चर को हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं। फेडरल स्ट्रक्चर जिसमें कि केंद्र अपने लेवल पर इंडिपेंडेंट बिहेव कर रहा है, केंद्र की शक्तियां हैं, राज्य को भी इंडिपेंडेंस होती है, राज्य की भी अपनी पूरी शक्तियां होती हैं। तो वही आरोप लगाते हैं राज्य की सेंटर जो है वो स्टेट्स को इनक्रोच करना चाहता है। ये सारे टॉपिक आपको बेहतरी से समझ आए उसके लिए आपको केंद्र राज्य के संबंधों को समझना होता है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम देश के स्तर पर चीज़ों को समझते हैं तो हमें क्या समझ में आता है। देखिए, नेचुरल सा एस्पेक्ट है कि हमारे यहाँ पर दो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटी में, एक स्टेट यूनिट, एक सेंट्रल यूनिट। सेंट्रल यूनिट जब हम बात करते हैं दैट इज़ द नेशनल गवर्नमेंट, भारत की सरकार। जब भारत की सरकार की बात कर रहे हैं बिकॉज इट इज़ सेंट्रल टू द डिसीजन मेकिंग फॉर द कंट्री, इट इज़ सेंट्रल फॉर द लॉ मेकिंग, इट इज़ सेंट्रल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज एट द नेशनल लेवल। दैट्स वाई वी हैव टू कॉल इट सेंट्रल गवर्नमेंट because it is pivotal, it is key, it is very central to so many things. Likewise स्टेट गवर्नमेंट स्टेट में सेंट्रल रोल प्ले करती हैं। इस तरह से पूरे देश के स्तर पर भारत की जो सरकार है वो सेंट्रल रोल प्ले कर रही है। इट्स वाई उसका नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट। भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो जिस पार्टी के द्वारा आ रही है, मेजॉरिटी पार्टी इट इज़ द बीजेपी। तो आप उसे बीजेपी की कई बार गलती कर देते हैं सरकार कहने की, वो बीजेपी पार्टी के द्वारा बनाई गई एक सरकार है। आप उसे कई बार नरेंद्र मोदी सरकार कहते हैं। नरेंद्र मोदी बीजेपी पार्टी के द्वारा जो जीत करके वहाँ एमपीज़ पहुँचे, उन एमपीज़ के लीडर थे, तो इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर बने। कई बार उसे मोदी सरकार के नाम से पुकारा जाता है। ये सारे पॉपुलर टर्मिनोलॉजीज़ हैं। बेसिकली इट इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज़ द नेशनल गवर्नमेंट, भारत की, देश की, इंडियन गवर्नमेंट। ओके, इसी तरह से पंजाब की ही बात करें तो अमरिंदर सिंह हैं यहाँ पे चीफ मिनिस्टर, वो पंजाब की सरकार है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग आपको नज़र आएंगे मुख्यमंत्री। इस बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी वहाँ पर नज़र आएंगी। राजस्थान की बात करें अशोक गहलोत नज़र आएंगे। अलग अलग राज्यों के अलग अलग मुख्यमंत्री। आई बात समझ में? कुल मिला के सेंटर स्टेट रिलेशंस को हमें तीन आस्पेक्ट में समझना है। अगर आप बात करते हैं स्टेट की, स्टेट माने यहाँ पर द स्टेट ऑफ इंडिया, द इंडियन स्टेट, भारतीय राज्य, उसकी बात करते हैं तो वो अपने आप को तीन ऑर्गन्स के वाया एक्सप्रेस करता है। तीन ऑर्गन्स के वाया एक्सप्रेस करता है। एक ऑर्गन जिसको हम लेजिस्लेचर कह देते हैं, दूसरा ऑर्गन जिसको अपन एग्जीक्यूटिव कह देते हैं, तीसरा ऑर्गन जिसको अपन जुडिशरी कह देते हैं। ये तीन ऑर्गन मेन है, ये स्टेट के ऑर्गन है। हम इसे कई बार ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट भी कह देते हैं। ये गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि कानून बन रहे हैं, लॉ मेकिंग, क्योंकि देश कानून से चलता है। अगर कोई भी कामकाज भारत में होना है वो कानून के आधार पर ही होगा। इसके लिए कानून बनाने अनिवार्य हैं, ज़रूरी हैं। तो लॉ मेकिंग इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। अब अगर इस वर्ड को टेक्निकली समझें तो लॉ मेकिंग का मतलब क्या है? यू आर लेजिस्लेटिंग। आप क्या कर रहे हैं? यू आर लेजिस्लेटिंग। लेजिस्लेटिंग हो रही है, मतलब ये कहाँ पर हो रहा है? एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, कोई लेजिस्लेटिव बॉडी है। वो लेजिस्लेटिव बॉडी कहाँ है? सेंट्रल लेवल पर है। और ये लेजिस्लेटिव बॉडी को हम क्या कह रहे हैं? सेंट्रल लेजिस्लेचर। ये क्या काम कर रही है? ये लेजिस्लेट कर रही है। और ये सेंट्रल लेजिस्लेचर का इंडिया में नाम क्या है? पार्लियामेंट। हिंदी में हम इसे कहते हैं संसद। आई बात समझ में? इसे आप सेंट्रल लेजिस्लेचर कह दें या संसद कह लें या पार्लियामेंट कह लें, ये वन एंड द सेम थिंग है। इसका काम लेजिस्लेट करना है, इसलिए ये एक लेजिस्लेटिव बॉडी है। और इस यहाँ पर बैठने वाले सभी लोग लेजिस्लेशन करते हैं, कानून बनाने का काम करते हैं। और ये सभी लोग लेजिस्लेटर्स हैं।
लेजिस्लेटर्स। तो लेजिस्लेटर्स, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेशन, लेजिस्लेटिव बॉडी, ये वर्ड्स हैं। वहाँ बैठने वाले लोग कानून बनाने का काम करते हैं, दे आर लेजिस्लेटर्स, लेजिस्लेटर्स। दे आर लेजिस्लेटर्स। ये जहाँ बैठ करके कानून बनाने का काम कर रहे हैं वो लेजिस्लेचर हैं, वो लेजिस्लेचर हैं। ये कर क्या रहे हैं, ये लेजिस्लेटर्स वहाँ बैठ के कर क्या रहे हैं, लेजिस्लेशन, कानून बन रहे हैं ना, लेजिस्लेशन। ये लेजिस्लेशन लेजिस्लेचर में बन रहे हैं, तो फिर वो लेजिस्लेचर क्या हुई, वो कौन सी बॉडी हुई, एक तरह की लेजिस्लेटिव बॉडी। क्योंकि केंद्र के स्तर पर है तो अपन उसको क्या कह सकते हैं, सेंट्रल लेजिस्लेचर। इट इज़ द सेंट्रल लेजिस्लेचर। और क्या है वो, संसद है, विधानसभा है। तो यहाँ पे बैठने वाला पर्सन मेंबर पार्लियामेंट हुआ, तो एमपी। संसद में है तो वो सांसद कहलाया। आई बात समझ में। तो लॉ मेकिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। यही प्रक्रिया राज्य के स्तर पर यदि होती है तो वो फिर स्टेट लेजिस्लेचर हो गई ना, वो स्टेट की लेजिस्लेटिव बॉडी हुई ना, वहाँ स्टेट के लेजिस्लेटर्स बैठेंगे ना, वो उससे स्टेट के लिए लेजिस्लेशन करेंगे ना। लेजिस्लेशन करना माने लेजिस्लेट कर रहे हैं, स्टेट के लिए करेंगे ना। तो इसलिए वो ये लेजिस्लेशन असल में क्या है, विधान है ना, विधान बन रहे हैं ना। और लेजिस्लेट करना क्या है, विधान बनाना। बन तो विधान ही रहे, विधि विधान। ये जिस संस्था में बन रहे हैं वो विधायिका है, वो क्या है, विधायिका। तो वहाँ बैठने वाला पर्सन भी विधायक हुआ। तो स्टेट लेजिस्लेचर में अगर आप बैठ रहे हैं तो वो है स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी, तो आप उसके मेंबर हैं, तो आप मेंबर लेजिस्लेटिव बॉडी हुए एमएलए। और विधायिका हिंदी में तो आप हुए विधायक। तो राज्य में हैं तो विधायक, केंद्र में है तो सांसद। राज्य में है तो स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी, आप उसके मेंबर हैं एमएलए, मेंबर लेजिस्लेटिव बॉडी। सेंटर में है तो सेंट्रल लेजिस्लेचर, उसका एक नाम है भारत में, पार्लियामेंट। आप मेंबर पार्लियामेंट हैं, आप हो गए सांसद, संसद में बैठने वाले सांसद। दोनों का ही काम वन एंड द सेम थिंग है, कानून बनाना। दोनों का ही काम क्या है, कानून बनाना। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ये सारा प्रोसेस है यहाँ का। चलिए, जब भी बात करेंगे केंद्र राज्य के संबंधों की तो इसकी बात करना ज़रूरी है। ओके। इसके बाद सेकंड एस्पेक्ट, कानून जो बना दिए गए उन कानूनों को क्रियान्वित भी करना है, ज़मीनी स्तर पर उन्हें एग्जीक्यूट करना है। इसे कहते हैं उन्हें क्रिया में लेके आना, क्रियान्वित करना, एग्जीक्यूट करना, उन्हें कार्यरत बनाना। तो ये काम कौन करता है, कार्यपालिका। देखिए, जो कानून बनाने वाली कौन है, विधान पालिका, विधान बना रही है ना। उन्हें क्रियान्वित करने वाली, उन्हें कार्यरत बनाने वाली कार्यपालिका। इंग्लिश का वर्ड है एग्जीक्यूट करना। किसी भी दफ्तर में जाते हैं, प्राइवेट दफ्तर में, स्टार्टिंग में आपको जो पर्सन मिलते हैं वो क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव। ऐसे कहते हैं ना एग्जीक्यूटिव, वो उस कंपनी की वहाँ पर सर्विसेज को, पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इसलिए वो एग्जीक्यूटिव हैं। आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी एग्जीक्यूटिव है। जुडिशियल कैपेसिटी नहीं है, एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी है ना। अगर आप राज्य का एग्ज़ाम देते हैं तो वो पीसीएस एग्जीक्यूटिव है, पीसीएस जुडिशरी नहीं है। तो एग्जीक्यूटिव, आप भी प्रशासन का हिस्सा बनने जा रहे हैं, ये एग्जीक्यूटिव है। इसमें सही टेक्निकल वर्ड इसके लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल शब्द का मतलब परिषद, मिनिस्टर मतलब का मंत्री, तो मंत्री परिषद। इसमें कौन बैठ रहे हैं, इसमें कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, एमओएस, डिप्टी मिनिस्टर्स और कई सारे सेक्रेटरीज। ये हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसी का एक्सटेंडेड वर्जन आगे नज़र आ जाएगा, पूरा का पूरा प्रशासन, दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऑल इन ऑल सेंटर स्टेट के संबंधों में इस एग्जीक्यूटिव को हम सही मायने में एकदम लेमैन लैंग्वेज में सरकार मान लें। ये सरकार जो आपको नज़र आती है, जो काम कर रही, क्रियान्वित कर रही सभी चीज़ों को, ठीक है। और आज के टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में इसको हम एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेशन के तौर पे देखेंगे। इट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, द एग्जीक्यूटिव हेडिंग। जब हम सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात कर रहे हैं तो केंद्र राज्य के बीच में चीज़ों को डिवाइड किया गया है, चीज़ों को लेजिस्लेटिव तौर पे डिवाइड किया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव तौर, लेजिस्लेटिव तौर पे, एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर। तीसरी डिवीज़न फाइनेंशियल डिवीज़न है, क्योंकि केंद्र राज्य में जुडिशरी को बांटा नहीं गया है। जुडिशरी हमारे देश में इंटीग्रेटेड है, जुड़ी हुई है। मतलब राज्यों के अपने अलग से इंडिपेंडेंट कोर्ट्स नहीं हैं, केंद्र का अपना अलग से इंडिपेंडेंट कोर्ट नहीं है।
हाँ, केंद्र के लेवल पे सुप्रीम कोर्ट है, राज्य के लेवल पे हाई कोर्ट है, लेकिन ये सारे आपस में एक कड़ी से जुड़ गए हैं। मतलब कि पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं, फिर हाई कोर्ट्स आते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट आता है। ये सारे एक साथ मिल करके राज्य के कानून और केंद्र के कानूनों को लागू करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि केंद्र के कानून सिर्फ सुप्रीम कोर्ट लागू कराएगा और राज्य के कानून सिर्फ हाई कोर्ट्स, नहीं, सारे कोर्ट्स दक्ष हैं अपने आप में सभी कानूनों। जैसे मान लीजिए केंद्र सरकार ने कोई कानून बनाया, पार्लियामेंट में लॉ बना, उस लॉ की उल्लंघना आपने यहाँ जलंधर में बैठ के कर दी, तो आपको सबसे पहले ट्राई किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, मान लीजिए कि केंद्र ने कोई भी ट्रैफिक के नियमों से जुड़ा कानून बन गया पार्लियामेंट में, आपने उसकी उल्लंघना की है, तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में जाके ट्राई होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए पहले, समझ आई। या सेंट्रल लेवल की, सेंट्रल पार्लियामेंट ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपनी कोई जुडिशियल बॉडी नहीं बना के दी हुई अलग से जिसके वाया आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, नहीं, पूरी इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट तक जाइए, हाई कोर्ट के बाद फिर जाइए सुप्रीम कोर्ट। तो इसलिए मैं सेंटर स्टेट के रिलेशंस में जुडिशियल डिवीज़न नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि जुडिशरी इंटीग्रेटेड है। जब हम इसे पढ़ेंगे तो 3 हेडिंग्स में पढ़ेंगे। लेजिस्लेटिव, मैंने लिखा लेजिस्लेटिव रिलेशंस, वो लॉ मेकिंग वाला, दूसरा एग्जीक्यूटिव यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, तीसरा वित्तीय शक्तियाँ, फाइनेंशियल रिलेशन। जुडिशियल वाला अपन नहीं पढ़ेंगे, तो इसलिए मैंने उसको कट कर दिया। यहाँ पे हम इसको फाइनेंशियल लिखते हैं। ऑर्गन्स 3 हैं, गवर्नमेंट के या स्टेट के ऑर्गन 3 हैं, लेकिन जब हमें रिलेशन पढ़ने तो पढ़ने हमने एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल। जुडिशरी को यहाँ पे नहीं पढ़ना है, वो तो इंटीग्रेटेड है। आई बात समझ में? ये मैंने यहाँ पर लिखा। देखिए, किसी भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी भी फेडरल कंट्री में या फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम में 2 चीज़ें तो आपको ऑलवेज क्लियर नज़र आएंगी कि एक फेडरल यूनिट ऑफ गवर्नमेंट होगा, फेडरल यूनिट ऑफ गवर्नमेंट, और दूसरा स्टेट या प्रोविंशियल स्टेट यूनिट ऑफ गवर्नमेंट। एक फेडरल गवर्नमेंट होगी, एक स्टेट गवर्नमेंट। इसी को अगर आप कुछ कंट्रीज़ के मामले में लिखें तो फेडरल को ही सेंट्रल कहा जाता है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, एक स्टेट गवर्नमेंट होगी। भारत में भी इस तरह से नज़र आता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है। अब भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हम फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। पॉलिटी में जो स्ट्रक्चर फॉलो होता है वो फेडरल है। क्या मतलब है फेडरल का? इसे ज़रा अमेरिकन फेडरल के साथ समझें, हमने बाकी लेक्चर्स में भी समझाया। देखिए, फेडरल का मतलब होता है संघ। संघ, संघ का मतलब होता है कि जितने भी उस फेडरेशन के यूनिट्स हैं, जैसे मान लीजिए ये एक पूरी फेडरेशन है, फेडरेशन का नाम है कोई फुटबॉल फेडरेशन है सपोज़ कीजिए, या कोई जूडो फेडरेशन है, या कोई टाइकोंडो से जुड़ी कोई फेडरेशन है। उस फेडरेशन के अलग अलग यूनिट्स होंगे, अलग अलग फुटबॉल क्लब्स होंगे। एक फुटबॉल फेडरेशन है, उसके अलग अलग फुटबॉल क्लब होंगे। तो फेडरेशन के ऑल इन ऑल नियम भी महत्वपूर्ण है। फेडरेशन भी अपने आप में बहुत इंडिपेंडेंट है, बट उसके अंदर आने वाले इंडिपेंडेंट क्लब्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी पूरी शक्तियाँ रखते हैं अपने आप में। यानी कि डुअल सिस्टम होता है। फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट, द फेडरल गवर्नमेंट अपने सब्जेक्ट्स के मामले में, अपने टॉपिक्स पे, अपने कानूनों के मामले में पूर्णतः इंडिपेंडेंट। इसी तरह से जो प्रोविंशियल या स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट है वो भी फुल्ली इंडिपेंडेंट है, केंद्र से कम नहीं है किसी मामले में। केंद्र राज्य दोनों बराबर है शक्तियों के मामले में, कार्य के मामले में। कई बार राज्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फेडरल में, राज्यों के पास ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं केंद्र से भी ज़्यादा, क्योंकि ये संघवाद होता है। इसमें सेंटर ओवर पावरफुल नहीं होता है स्टेट के कंपैरेटिवली। स्टेट्स की भी अपनी एक पूरी आइडेंटिटी होती है, तो स्टेट और सेंटर दोनों एग्जिस्ट करते हैं विद ऑल द पावर्स, विद ऑल द इंडिपेंडेंस। ये होता है द प्योर फेडरल सिस्टम। जैसे कि अमेरिकन फेडरेशन है, अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक फेडरेशन है। लेकिन इंडिया में जो अंतर्निहित तरीका है, जो नज़र नहीं आ रहा है, वो तो है फेडरल। जैसे कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और कॉन्स्टिट्यूशन में ही एक स्टेट गवर्नमेंट भी है। अगर स्टेट गवर्नमेंट ना होती तो स्टेट गवर्नमेंट किन विषयों पे कानून बनाए उसके लिए स्टेट लिस्ट क्यों दी जाती? स्टेट लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। स्टेट लिस्ट में टॉपिक भी, सब्जेक्ट भी दिए गए, जैसे पब्लिक ऑर्डर, पुलिस राज्यों के पास होती है।
राज्य पुलिस जो है राज्य कंट्रोल में होती है। अब स्टेट लिस्ट अगर दी गई है और उसमें ये टॉपिक दिए गए हैं, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ये मान के चल रहा है कि स्टेट्स हैं, तो एक लेवल पे स्टेट इंडिपेंडेंट है। इसी तरह से एक यूनियन लिस्ट भी है, सेंटर भी है, और सेंटर के ये सब्जेक्ट्स हैं जिन पे सेंटर कानून बनाता है, सेंटर का रूल पावरफुल है। तो स्टेट की भी बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन में, सेंटर की भी बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन में, सेंटर एंड स्टेट दोनों हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंटर था और सेंटर ने फिर अपनी सहूलियत के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से चलाने के लिए स्टेट्स बना दिए, और जब चाहे सेंटर उन स्टेट्स को ख़त्म कर देगा, ऐसा कहीं भी नहीं है। स्टेट्स इंडिपेंडेंट हैं, स्टेट्स भी अपने लेवल पे ऑटोनॉमस हैं और उनको शक्तियाँ कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिल रही हैं। तो स्टेट्स भी हैं, सेंटर भी हैं। तो इसके तो फिर हमारी कंट्री का नाम फेडरेशन ऑफ इंडिया होना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम उसे यूनियन ऑफ इंडिया कहते हैं। हम उसे इंडियन फेडरेशन ना कह के इंडियन यूनियन कहते हैं। उसका रीज़न ये है कि हमारे देश में स्टेट्स इतने इंडिपेंडेंट नहीं हैं कि वो जब चाहें इंडियन यूनियन को छोड़ के चले जाएं। ऐसा नहीं हो पाएगा। कोई भी राज्य इंडियन यूनियन को, भारतीय यूनियन को छोड़ नहीं सकता। स्टेट्स की एग्जिस्टेंस ही इसलिए है क्योंकि इंडिया की इंडियन यूनियन है। तो एक इंडियन यूनियन है, उसमें फिर स्टेट्स हैं, ना कि ऐसा है कि अलग अलग स्टेट आपस में आके जुड़े और एक इंडियन यूनियन बना दी। दो चीज़ें हैं। जैसे ये क्लास है तो फिर इसमें बैठे हुए आप भी हैं। ऐसा नहीं है कि आप 10-15 लोगों ने कहीं भी मिल करके एक क्लास बना ली। जब आप 10-15 लोग मिल करके एक क्लास बनाओगे तो फिर जब जिसको वहाँ नहीं सही लग रहा वो उसको छोड़ करके भी चला जाएगा। तो एक दिन वो क्लास की आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी, वो क्लास ही नहीं रहेगी, क्योंकि आप 8-10 लोगों ने मिल करके बनाई, आप लोग चाहने लगे, वो ख़त्म हो गई। लेकिन क्लास है वो एक सत्य है, फिर आप हैं उसके अंदर, आप भी एक सत्य हैं, लेकिन क्लास नाम का सत्य हमेशा रहेगा। इसी तरह से देश है, इंडियन यूनियन है, वो ऑलवेज है, स्टेट्स उसका पार्ट हैं। स्टेट इंडिपेंडेंट हैं, ऑटोनॉमस हैं, कोई बात नहीं, लेकिन स्टेट इतने इंडिपेंडेंट या इतने भी ऑटोनॉमस नहीं है कि स्टेट सॉवरेन ही हो जाए। और ऐसे में वो जब चाहें इंडिया से सिसेशन कर दें, छोड़ना चाहें, इससे तो इंडिया ही ख़त्म हो जाएगा। सभी राज्य चले जाएंगे तो भारत भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि भारत तो कुछ है नहीं, भारत तो राज्यों का समूह है। इट इज़ द यूनियन ऑफ द स्टेट्स। तो इसलिए हमने फेडरेशन का कंसेप्ट तो है, लेकिन प्योर फेडरेशन नहीं है। इसमें सेंटर को शक्तियाँ राज्यों से ज़्यादा हैं। एक तरफ शक्तियों का झुकाव हमें केंद्र की तरफ नज़र आता है, सेंटर की तरफ हमें पावर का ज़्यादा इंक्लिनेशन नज़र आता है। इसलिए ये प्योर फेडरल नहीं है, ये कॉसी फेडरल है। आधा संघ, अर्ध संघ कहते हैं इसको। कॉसी का मतलब होता है हाफ, लगभग कम, पूरा नहीं, कम। तो ये प्योर फेडरल नहीं है, ट्रू फेडरल नहीं है, ये कॉसी फेडरल है। या फिर इसे आप कह सकते हैं ये प्रो यूनिटरी है। फेडरल का ऑपोजिट सिस्टम है यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम जिसमें यूनिट, एक ही, यूनियन, दैट इज़ सेंटर, सेंटर ही सेंटर है, स्टेट्स नहीं है, वो यूनिटरी सिस्टम है। ना तो कंट्री में प्योर यूनिटरी है क्योंकि स्टेट्स हैं, ना तो कंट्री में प्योर फेडरेशन है क्योंकि झुकाव शक्तियों का सेंटर की तरफ नज़र आता है। तो फिर परफेक्ट वर्ड क्या है? कॉसी फेडरल। अपनी कंट्री में कॉसी फेडरल सिस्टम है। अमेरिका की तरह प्योर फेडरल नहीं है। आई बात समझ में? पूरी तरह से यूनिटरी भी नहीं है, कॉसी फेडरल सिस्टम है। ओके, तो ऐसे कॉसी फेडरल सिस्टम के तहत जब अपन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये तो मान के चलना पड़ेगा कि स्टेट्स हैं और सेंटर भी है। और जब स्टेट्स हैं तो स्टेट्स की एक अपनी एग्जिस्टेंस है, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कई तरह के प्रावधान हैं। तो स्टेट्स को भी कानून बनाने की शक्तियाँ हैं। किन सब्जेक्ट्स पे वो कानून बना सकता है, वो सब्जेक्ट्स हैं। इसी तरह से केंद्र भी कानून बनाता है, कानून बनाने के लिए केंद्र के भी सब्जेक्ट हैं। तो केंद्र और राज्य के बीच में कानून बनाने से जुड़ी शक्तियों का संबंध समझना जरूरी है। तो किसी भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन या किसी भी फेडरल कंट्री की तर्ज पे भारत का संविधान और भारतीय राज्य भी, इंडियन स्टेट भी शक्तियों के विभाजन की बात करता है, सेंटर स्टेट के संबंधों की बात करता है। पार्ट 9 के अंदर आर्टिकल 245 से आर्टिकल 255 के तहत आपको सेंटर स्टेट के रिलेशंस के विषय में लेजिस्लेटिव रिलेशन से जुड़े आर्टिकल्स मिलेंगे। भारतीय संविधान के भाग 9 के अंदर, भाग 11 के अंदर, ओके, भारतीय संविधान के भाग 11, 9 कह रहा हूँ, भाग 11 के अंदर, करेक्ट कर लें, पार्ट 11। भारतीय संविधान के भाग 11 के अंदर अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 245 यानी कि 245 से 255 के बीच में आपको केंद्र राज्य के बीच में
संबंध पता चलेंगे, सेंटर स्टेट रिलेशन किन विषयों पर, लेजिस्लेटिव रिलेशन यानी कि कानून बनाने की प्रक्रिया से जुड़े हुए संबंध, कि सेंटर स्टेट के कानून बनाने की प्रक्रिया के संबंध क्या है, सेंटर की क्या अथॉरिटीज़ हैं, स्टेट की क्या अथॉरिटीज़। जब ये क्लियर होंगे ना बच्चे, तो जितने भी प्रोटेस्ट देश में हो रहे हैं या जितनी भी जर्नलिस्ट सवाल पूछ रहे हैं या अखबारों में जो भी आर्टिकल्स लग रहे हैं, आपको उनका सही मायने समझ आएगा, क्योंकि आपको ये पता होगा कि क्या केंद्र सरकार या पार्लियामेंट कैपेबल थी वो कानून बनाने को लेके, क्या राज्य कैपेबल है कानूनों को ख़त्म करने को लेकर के। ये सारी तकनीकें जब आपको समझ आती हैं तभी आप देश को सर्व कर पाते हैं, वरना आप सिर्फ और सिर्फ गप्पे हाँकते हैं, किसी ने जो बोल दिया बस वो सुन के आगे बढ़ते हैं। यह सत्य नहीं है, ये जीवन भी नहीं, इससे देश भी बर्बाद होता है। इतनी कहानी समझ में आई? इस पे कोई भी किसी तरह का डाउट? तो अब हम उसी मुताबिक लेजिस्लेटिव रिलेशंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, लेजिस्लेटिव रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में कुछ चीज़ें हैं, वो क्या हैं? जब आप अपने देश को देखेंगे तो एक महत्वपूर्ण चीज़ ये समझ आती है कि केंद्र कानून बनाएगा, राज्य भी कानून बनाएगा, सेंटर और स्टेट। सेंटर के लॉ कहाँ तक लागू होंगे ये देखना ज़रूरी है ना। सेंट्रल लॉ, आपके देश में कानून बना तो कानून पाकिस्तान में तो लागू नहीं होगा, तो सेंटर के लॉज के लागू होने की एक सीमा होगी ना, सीमाएं हैं ना। इसका मतलब जब हम सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात करते हैं, उसमें जब हमने लेजिस्लेटिव रिलेशंस को डिस्कस किया तो हमने इसमें टेरिटोरियल एक्सटेंट को डिस्कस किया है, तो टेरिटरी मैटर करती है। तो सेंटर के लॉज जहाँ तक लागू होंगे वो एक एस्पेक्ट है। इसी तरह से स्टेट के लॉज भी स्टेट की सीमाओं तक ही लागू होंगे ना। जैसे पंजाब विधानसभा के कानून पंजाब में लागू होंगे, हिमाचल विधानसभा के कानून हिमाचल में लागू होंगे। जैसे हिमाचल विधानसभा में कानून पास हुआ कि जो सोलन डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर इंडस्ट्री लगाने के लिए हम टैक्स फ्री कर देते हैं। तो आप देखें, बद्दी जो है वो हाई लेवल हॉटस्पॉट बन गया इंडस्ट्री का, बद्दी इंडस्ट्रियल क्लस्टर बन के खड़ा हो गया पूरा। कितनी इंडस्ट्री आई, 400-500 फैक्ट्रियाँ वहाँ पे आ गई, ये वहाँ का कानून बना, तो ये वहाँ पे लागू हुआ, पंजाब में तो लागू नहीं हुआ। तो हर स्टेट का लॉ अपनी स्टेट की सीमाओं तक सीमित है। इसका मतलब जब हम सेंटर स्टेट के बीच में लेजिस्लेटिव रिलेशंस को डिस्कस कर रहे हैं तो टेरिटोरियल एक्सटेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखाता है कि कहाँ तक कानून लागू हो रहे हैं। ये क्लियर हो रही है बात? सेकंड है सब्जेक्ट। अब ये तो निर्धारित हो गया कि किसका बनाया कानून कितने क्षेत्र तक लागू होगा। दूसरा महत्वपूर्ण ये भी तो है कि कौन किन विषयों पे कानून बना सकता है, कितने क्षेत्र तक कानून लागू होगा, किसका बनाया, सेंटर का कहाँ तक होगा, स्टेट का कहाँ तक होगा। लेकिन सेंटर किन सब्जेक्ट्स पे कानून बना सकता है और स्टेट किन सब्जेक्ट्स पे बना सकता है, इसके लिए सेंटर और स्टेट के बीच में सब्जेक्ट्स डिवाइड किए होते हैं कि सेंटर इन इन मुद्दों पे कानून बनाए, स्टेट इन इन मुद्दों पे कानून बनाए। आई बात समझ में? जैसे बैंक हो गया, फाइनेंस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इससे जुड़े हुए कानून सेंटर बना लेता है। जैसे पुलिस है, पब्लिक ऑर्डर है, इससे जुड़े हुए कानून राज्य बना लेता है। तो स्टेट अपने सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाता है, सेंटर अपने सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाता है। तो टेरिटोरियल एक्सटेंट का भी एक डिवीजन है, सब्जेक्ट्स का भी एक डिवीजन नज़र आता है। ये दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है। तीसरी है स्टेट्स फील्ड, मतलब सेंटर यानी कि पार्लियामेंट को ये भी अधिकार हैं कि वो स्टेट के सब्जेक्ट्स, स्टेट को जो सब्जेक्ट्स, स्टेट अपने सब्जेक्ट्स पे कानून बनाएगा, वो स्टेट की फील्ड है ना, वो स्टेट का क्षेत्र है ना, कोई और तो नहीं एंटर करना चाहिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान रखा गया है कि स्टेट के सब्जेक्ट्स पे यानी कि स्टेट की फील्ड में भी पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। ऐसी 5 परिस्थितियाँ हैं, मैं उन 5 परिस्थितियों को बताऊंगा कि 5 कंडीशंस ऐसी होंगी जिन कंडीशंस में पार्लियामेंट स्टेट सब्जेक्ट्स पे भी लॉ बना सकता है। तो उसको स्टेट फील्ड नाम से मैंने यहाँ पे संज्ञा दी है। दूसरा सेंट्रल कंट्रोल। अब स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट ही लॉ बना रहा है, लेकिन स्टेट के बन रहे इन कानूनों पे, स्टेट की इस लेजिस्लेटिव पावर पे भी सेंटर का कंट्रोल है। पहले प्रोविज़न में स्टेट के सब्जेक्ट के ऊपर ही सेंटर लॉ बना सकता है, लेकिन इस प्रोविज़न में स्टेट का ही सब्जेक्ट है, स्टेट ही लॉ भी बना रहा है, लेकिन इस लॉ बनाने की प्रक्रिया पर स्टेट का कंट्रोल है कुछ खास परिस्थितियों में। वो परिस्थितियाँ मैं आपको समझाऊंगा। तो जब अपन लेजिस्लेटिव रिलेशन समझ रहे हैं
तो उस लेजिस्लेटिव रिलेशन में हमें कुछ चीज़ें समझ में आई कि इनमें कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। एक तो टेरिटोरियल एक्सटेंट मैटर करता है, दूसरा सब्जेक्ट मैटर करते हैं, तीसरा मैटर करता है कि स्टेट की फील्ड में सेंटर भी यानी कि पार्लियामेंट भी लॉ बना सकता है, 5 परिस्थितियां हैं। और अगला यह है कि स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट ही लॉ बना रहा है, लेकिन उसके इस लेजिस्लेटिव प्रोसेस पे सेंटर का कंट्रोल हो सकता है, खास परिस्थितियां हैं। सेंटर का कंट्रोल हो सकता है, खास परिस्थितियां हैं। ये बात समझ में आ गई? खास परिस्थितियों को डिस्कस करेंगे। दिक्कत क्यों, चिंता क्यों करते हो? चलो फिर शुरू करें, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। देखो, इन्हीं चारों में से मैंने 2 यहाँ लिखे हैं। पहला टेरिटोरियल एक्सटेंट, ये देखो टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट लेजिस्लेशन लिखा ना मैंने। और दूसरा सब्जेक्ट तो मैंने देखो लिखा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट इसलिए लिख दिया था, यहाँ पे मैं बड़ा करके लिखने ही वाला था। तो ये देखो 1 और 2, फर्स्ट इसी को बढ़ा रहा हूँ मैं, टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन अभी एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरा सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट, इसको एक्सप्लेन करूँगा मैं। ये सारा इसी के रिलेटेड लिखा हुआ है, पता है? आगे बढ़ें, समझें। चलिए, टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर में पहला पॉइंट ये कि पार्लियामेंट का टेरिटोरियल एक्सटेंट कितना है। सुनिए, पार्लियामेंट पूरी इंडियन टेरिटरी के लिए लॉ बना सकती है। पार्लियामेंट टेरिटरी होती है ना, कई बार कॉलेज वॉलेज में लड़ाई हो जाती है, कुछ कहते हैं ना तेरी टेरिटरी नहीं है ये, चल अपनी टेरिटरी में वापस। वो टेरिटरी मने की सीमाएं, ओके। तो कहने का मतलब है टेरिटरी मने की क्षेत्र भी। पार्लियामेंट कितनी टेरिटरी के लिए लॉ बना सकती है? तो वो इंडियन टेरिटरी के लिए लॉ बना सकती है। इंडियन टेरिटरी में क्या क्या आ जाता है, ध्यान से देखें। इंडियन टेरिटरी में यूनियन टेरिटरीज आ जाती हैं, केंद्र शासित प्रदेश। इंडियन स्टेट्स की टेरिटरी आ जाती है, यानी कि इंडियन स्टेट्स। यूनियन टेरिटरी जैसे चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, तो इंडियन टेरिटरी वर्ड के अंदर वो यूनियन टेरिटरी भी आ गई। और भी टेरिटरीज़ हैं, दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव एक यूनियन टेरिटरी है, लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटरी, अंडमान निकोबार एक यूनियन टेरिटरी, पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी, न्यू दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी, लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी। इस तरह से हमारे देश में यूनियन टेरिटरीज हैं। ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वर्ड देखिए, यूनियन टेरिटरी, यूनियन माने केंद्र, टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज या रीजन्स, ओके। इनके अलावा है स्टेट्स। तो स्टेट्स की तो अपनी टेरिटरी, जैसे हिमाचल की, पंजाब की। तो इंडियन टेरिटरी में यूनियन टेरिटरी, इंडियन स्टेट्स, और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़, ऑल द टेरिटरीज जो उस समय के लिए इंडिया की टेरिटरी का हिस्सा बनी हुई हैं। ऑल द टेरिटरीज जो उस समय में इंडियन टेरिटरी का हिस्सा बनी हुई हैं। मान लीजिए कि कोई कंट्री का कोई ऐसा क्षेत्र है जो उस समय के लिए हमारी टेरिटरी का हिस्सा बन गया, या कोई भी टेरिटरी जो भविष्य में आने वाले समय में हम ऑक्यूपाई करेंगे। जैसे हमने आज़ादी के बाद संविधान लागू हो गया 1950 26 जनवरी, उसके बाद हमने पुडुचेरी की बात कर लें, दमन दीव की बात करें, गोवा की बात करें, ये सारा हमने उसके बाद ही इंडिया में जोड़ा। तो जो भी टेरिटरीज़ उस समय में इंडिया का हिस्सा है, जिस समय में पार्लियामेंट लॉ बना रही है, तो इंडियन टेरिटरी में यूनियन टेरिटरी, स्टेट की टेरिटरी, ऑल द टेरिटरीज जो इंडिया का हिस्सा है उस समय में, वो इंडियन टेरिटरी है। और इंडियन टेरिटरी के लिए लॉ बनाने की पूरी आज़ादी किसके पास है? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट इंडियन टेरिटरी के लिए लॉ बनाएगी। नेक्स्ट सेकेंड एस्पेक्ट, दैट इज़ द स्टेट, यानी कि स्टेट की विधानसभाएं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये किसके लिए कानून बनाएगी? पार्लियामेंट एक्सक्लूसिवली इंडियन टेरिटरी के लिए लॉ बनाती है। इंडियन टेरिटरी के लिए लॉ बनाने की शक्तियां स्टेट लेजिस्लेचर्स में नहीं है, यानी कि राज्य की विधानसभाओं में नहीं है। पार्लियामेंट की वो एक्सक्लूसिव पावर है। इसी तरह से स्टेट के मामले में भी स्टेट की विधानसभाओं को, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को, स्टेट की टेरिटरी के लिए कानून बनाने की एक्सक्लूसिव पावर है, एक्सेप्ट सम कंडीशंस। तो मैंने अभी बताया उस पर कुछ कंडीशंस लगती हैं। पार्लियामेंट पे कोई कंडीशन नहीं लग रही, लेकिन स्टेट पे कंडीशंस लग रही हैं। पार्लियामेंट पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी, वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, रिस्ट्रिक्शंस मैं अभी बता दूंगा आपको, ठीक है। तो स्टेट अपनी सीमाओं के लिए कानून बनाएगा। एक स्टेट के कानून दूसरे स्टेट की सीमाओं पे लागू नहीं होंगे। कुछ खास परिस्थितियों में देखना पड़ेगा कि उस कानून और उस कानून का जो ऑब्जेक्टिव है
उसके बीच में संबंध कैसा है। अगर उसका ऑब्जेक्टिव उस कानून को उस राज्य की सीमा से बाहर तक ले जा रहा है तो फिर वो वहाँ पर भी लागू होगा। आई बात समझ में। जैसे मान लीजिए कि पंजाब की कोई कंपनी है, जैसे मार्कफेड है या वेरका है, पंजाब ने कानून बनाया उसके रिलेटेड, लेकिन मार्कफेड और वेरका मान लीजिए कि दिल्ली में डील कर रही है, हरियाणा में डील कर रही है, तो मार्कफेड या वेरका तक वो कानून आगे बढ़ जाएगा। अब वो मार्कफेड और वो वेरका काम तो कर रही है दिल्ली हरियाणा में, वो पंजाब की टेरिटरी में तो नहीं है। कानून बनाया पंजाब की विधानसभा ने, लेकिन कानून मार्कफेड और वेरका तक एक्सटेंड हो रहा है। तो जो कानून बनाया उसके बीच में और जिस ऑब्जेक्ट से बनाया उसके बीच में एक नेक्सस इस्टेब्लिश हो रहा है, इसकी वजह से वो टेरिटरी से बाहर चला गया कानून। अदरवाइज राज्य का कानून राज्य की सीमाओं तक सीमित रहता है। ओके, तो हिमाचल विधानसभा का कानून हिमाचल की टेरिटरी तक, पंजाब विधानसभा का कानून पंजाब की टेरिटरी तक, हरियाणा विधानसभा का हरियाणा की टेरिटरी तक, केरल का केरल, तमिलनाडु का तमिलनाडु, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड का वहाँ, और इसी तरह से बस समझ आ गई बात, राज्यों तक। तीसरा, पार्लियामेंट के पास एक और कानून है, पार्लियामेंट के पास एक और शक्ति है। पार्लियामेंट लॉ इंडियन टेरिटरी से रिलेटेड बनाएगी, यानी कि इंडियन टेरिटरी पे लॉ लागू होंगे। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉज भी पार्लियामेंट बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर्स नहीं। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉज का यहाँ पर मतलब क्या है, पूरा फोकस्ड हो मेरी तरफ। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉज का यहाँ पर मतलब क्या है, यानी कि भारत के बाहर भी यदि भारतीयों की कोई संपत्तियाँ हैं, भारत के बाहर भी यदि भारतीयों की कोई संपत्तियां हैं, तो वो संपत्तियों से जुड़े हुए, उन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए सभी कानून भारत सरकार बना सकती है, राज्य सरकार नहीं। ओके, तो कई बारी टैक्स से जुड़े हुए कई टैक्स लॉज ऐसे सेंट्रल पार्लियामेंट बनाती है, बजट में प्रोविजन जो उन प्रॉपर्टी से डील करते हैं जो प्रॉपर्टीज़ इंडिया से बाहर हैं, है ना। भारतीय कंपनियों ने बाहर कितनी कंपनियों को टेक ओवर किया हुआ है, टाटा ने ही यूके में कितनी कंपनियों को टेक ओवर किया है, फिर अदर ग्रुप्स ने, फिर बाहर जा कर के खेती करते हैं ये लोग ज़मीनें लेकर के, उन पर तो भारतीय कानून लागू कराएंगे भारतीय लोगों पर, कि उनकी जो वो संपत्तियां हैं उन पर भी भारत सरकार का अधिकार बनता है कुछ मामलों में। आई बात समझ में। तो इसलिए एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन किसके पास है, जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। तो तीन परिस्थितियां हमारे सामने उभर करके आई। पहली परिस्थिति, पार्लियामेंट इंडियन टेरिटरी से जुड़े हुए कानून बनाएगी। इंडियन टेरिटरी में हमने देखा यूनियन टेरिटरी आ गया, स्टेट की टेरिटरी आ गया, और ऑल द टेरिटरीज जो टाइम बीइंग इंडिया का पार्ट है। स्टेट जो है वो स्टेट की टेरिटरी के लिए कानून बनाएंगे एक्सेप्ट सर्टेन कंडीशंस, कुछ कंडीशंस हैं। और अगला कंसेप्ट, वो स्टेट के बाहर भी जा सकता है कानून, अगर कानून और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई नेक्सस बन रहा है, जैसे मैंने उदाहरण दिया। और तीसरा, पार्लियामेंट के पास एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉज जुरिस्डिक्शन भी आ जाता है, और उसका तरीका ये है कि अगर जो भी पर्सन भारत का है उसकी संपत्तियां कहीं विदेश में, तो संपत्तियों से जुड़े हुए कानून भी पार्लियामेंट बनाएगी। आई बात समझ में, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम। एक तरह का ऐसा कंसेप्ट हमें महसूस हुआ जैसे पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव फील्ड में लॉ बनाने की पावर बड़ी प्लेनरी है, इट्स अ वेरी यूनिवर्सल समवेयर, ऐसा महसूस हुआ ना। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा एक बड़ा यूनिवर्सल सा होल्ड है पार्लियामेंट का, इसको कहते हैं अपन बड़ा ही प्लेनरी जुरिस्डिक्शन है, इंडियन टेरिटरी के मामले में भी, फिर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल भी, भारतीय लोगों की विदेशों में संपत्तियां उसके मामले में भी, इंडियन टेरिटरी के मामले में तो एक्सक्लूसिव ही है, कोई और अंदर घुस ही नहीं सकता। लेकिन ये सब्जेक्टेड टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस है, इस पर भी कुछ प्रतिबंध हैं, कुछ प्रतिबंध हैं, वो हमें समझने पड़ेंगे कि पार्लियामेंट की ये जो लॉ बनाने की क्षमता है इस पर भी कोई प्रतिबंध लगते हैं। वो कहाँ पर लगते हैं, कहाँ पर वो प्लेनरी नहीं रह पाता, उसको समझो। रिस्ट्रिक्शंस, प्रेसिडेंशियल रेगुलेशंस फॉर द पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट। मतलब प्रेसिडेंट को हमारे संविधान में ये अधिकार प्राप्त है कि वो लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन दीव, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, इन यूनियन टेरिटरीज की पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट के लिए रेगुलेशंस बना सकते हैं। इन यूनियन टेरिटरीज की पीस, प्रोग्रेस और गुड गवर्नमेंट के लिए रेगुलेशंस बना सकते हैं। और वो रेगुलेशंस में इतनी शक्ति है कि वो पार्लियामेंट के, यानी कि पीस, प्रोग्रेस और गुड गवर्नमेंट अचीव करने के रास्ते में
अगर पार्लियामेंट का कोई भी लॉ आ रहा है तो वो उस लॉ को अमेंड कर देंगी, रिपील कर देंगी, ख़त्म कर देंगी। प्रेसिडेंट की इन रेगुलेशंस में इतनी पावर है। आई बात समझ में? ये बात क्लियर हुई? इन यूनियन टेरिटरीज़ में पीस से जुड़े मामले, प्रोग्रेस और गुड गवर्नमेंट से जुड़े मामलों को लेकर के अगर देखें तो राष्ट्रपति को रेगुलेशंस बनाने का अधिकार है। और राष्ट्रपति हमारे देश में किसकी एड एंड एडवाइस से चलते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हमारे देश में राष्ट्रपति जो है वो मंत्री परिषद के कहने पे ही चलेंगे। मंत्री परिषद यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्रियों से मिलकर बनती है मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट को उनकी एड एंड एडवाइस से ही चलना होता है। और मंत्री परिषद सीधे सीधे भाषा में केंद्र सरकार। तो राष्ट्रपति उनकी एड एंड एडवाइस से चलते हैं केंद्र सरकार की। और मैंने अभी बताया कि ये यूनियन टेरिटरियाँ सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड होती हैं ना, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड है। तो सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ तक एक्सटेंड होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर देख पा रही है कि उस यूनियन टेरिटरी की कुछ यूनिक रिक्वायरमेंट्स हैं, वहाँ का लिंग्विस्टिक सिस्टम, वहाँ का कल्चर, कस्टम, मैनर, वहाँ का जो जनता है उसके यूनिक कस्टम, कल्चर, मैनर्स हैं, और पार्लियामेंट्रीज लॉज उस यूनिक कल्चर, कस्टम, मैनर को के रास्ते में आ रहे हैं, तो वहाँ पर अपन को पीस को, प्रोग्रेस को, गुड गवर्नमेंट को बढ़ावा देना है। उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी हद तक शक्तिशाली है, और फिर वो राष्ट्रपति के वाया रेगुलेशंस बनाएगी, और वो रेगुलेशंस जो हैं वो पार्लियामेंट के कानूनों को भी अपने रास्ते में आने से रोक सकती हैं, निरस्त कर सकती हैं। यहाँ पर पार्लियामेंट का लॉ मेकिंग अथॉरिटी देखिए कहीं ना कहीं घट गई यूनियन टेरिटरी के मामले में, क्योंकि ये रेगुलेशंस प्रेसिडेंट बनाते हैं। ये बात समझ में आई? प्रेसिडेंट को ये शक्तियाँ प्राप्त हैं। इसी तरह से कुछ शक्तियाँ गवर्नर्स को भी प्राप्त हैं। वो किस तरह की शक्तियाँ हैं कि आपने पढ़ा हमारे देश में, हमने सेंट्रल लेवल पे सिस्टम देखा, हमने स्टेट लेवल पे सिस्टम देखा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कुछ राज्यों में काफ़ी बड़े पैमाने पर आदिवासी समाज होता है। आदिवासी समाज, जैसे हिमाचल तो है ही ट्राइबल स्टेट, आदिवासी समाज के अपने ट्राइबल माने जनजातीय भी होते हैं, इन्हीं में एक वर्ग आदिवासी भी है। आदिवासी मतलब उनका अपना लिविंग स्टाइल होता है, उनका अपना कस्टम, कल्चर, मैनर है, वो बहुत ही यूनिक सेंस में जीते हैं आगे। तो इस तरह से पार्लियामेंट ने कोई लॉज बनाए, ध्यान से सोचो, पार्लियामेंट ने कोई लॉज बनाए, वो लॉज पूरे देश पे लागू होंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने ट्राइबल्स पीपल को ये अधिकार दिए हैं कि वो अपना यूनिक कस्टम, कल्चर, मैनर प्रोटेक्ट कर सकें। और पार्लियामेंट का लॉ एक रूप में ही पूरे देश में लागू होगा। अगर आदिवासी समाज पे भी वो वैसे ही लागू करा दिया जाए तो हो सकता है उनके यूनिक कस्टम, कल्चर, मैनर या लिविंग वे ऑफ लाइफ को वो डिस्टॉर्ट कर दे, नुकसान पहुंचा दे। तो इसलिए आदिवासी क्षेत्र और आदिवासी समुदायों को हमने दो तरह से परिभाषित किया है। आदिवासी क्षेत्रों की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल 1 से शेड्यूल 12 तक, आदिवासी क्षेत्रों को हमने शेड्यूल 5 में डाल दिया। शेड्यूल 5 एरियाज़ हैं ट्राइबल एरियाज़। इसी तरह से आदिवासी समुदाय को हमने शेड्यूल 6 में डाल दिया। ट्राइब्स जो हैं वो शेड्यूल 6 में है, शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज़ जो हैं वो शेड्यूल 5 में है। तो फिर हमने ये कहा है कि जो भी पार्लियामेंट्री लॉज किसी भी राज्य के अंदर किसी शेड्यूल्ड एरिया में लागू होने जा रहे हैं, अगर शेड्यूल 5 के क्षेत्रों में जो कि ट्राइबल एरिया हैं एक तरह से, तो उन पार्लियामेंट्री कानूनों को गवर्नर की अनुमति से ही उन शेड्यूल्ड एरिया में लागू कराया जा सकेगा। और गवर्नर उन कानूनों को लागू करते समय या तो उन कानूनों को मॉडिफाई कर सकता है या उन कानूनों को पूरी तरह से शेड्यूल्ड एरिया में लागू होने से रोक सकता है। तो देखिए, पार्लियामेंट का बना हुआ कानून मान लीजिए पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ राज्य पे भी लागू होना ही था पूरे देश पे, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में ये क्षेत्र शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर हुआ है। तो छत्तीसगढ़ के जो गवर्नर हैं उनको ये शक्ति है कि पार्लियामेंट का कानून छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों में लागू होने के बाद गवर्नर के दरवाजे पे रुक जाएगा, वो अनुमति मांगेगा कि मुझे शेड्यूल्ड एरिया पे भी लागू होना है। तो गवर्नर फिर ये देखेगा कि ये शेड्यूल्ड एरिया में लागू होना बनता है या नहीं, और जो शेड्यूल्ड एरिया को प्रोटेक्शंस मिली हैं उसके मुताबिक फिर इस कानून में मॉडिफिकेशंस होंगी। उस मॉडिफिकेशन के बाद या तो ये लागू होगा, और अगर मॉडिफिकेशंस के बाद भी ये कानून शेड्यूल्ड एरिया की नियमावली के तहत नहीं बन पा रहा तो ये कानून शेड्यूल्ड एरिया में लागू होने से रोक भी दिया जा सकता है। ऐसी शक्तियाँ गवर्नर को प्राप्त हैं।
तो मैंने यहाँ पर लिखा गवर्नर्स पावर रिलेटेड टू द शेड्यूल्ड एरिया। यही शक्तियाँ आसाम